आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है। और ये घटना करीब 2005 के दौरान एक नई बनी सोसाइटी के इलाके में हो रही थी। आज तो मैं वहाँ नहीं रहता, पता नहीं वो सोसाइटी अभी है भी या नहीं, क्योंकि उसके आसपास अब बहुत सारी बिल्डिंग्स बन चुकी है। लेकिन उस वक्त जो कुछ भी हुआ था वो बहुत भयानक था। उनमें से पहली घटना कुछ इस तरह है। उस दिन रात के 11:30 बज रहे थे। बदलापुर रोड पर उस नई 3 मंजिला बिल्डिंग के कैंपस में करीबन 20-25 लोग जमा हुए थे। बिल्डिंग नई थी, करीबन 6-7 महीने पहले ही काम पूरा हुआ था। वो लोग धीरे धीरे वहाँ रहने के लिए आ रहे थे। उस दिन किसी के घर में पूजा थी। पूजा वगैरह सब दोपहर को ही पूरी हो गई थी और ज़्यादातर लोग रात में ही घर आते हैं, इसलिए रात को खाना रखा गया था। मेहमान तो कब के आकर चले गए थे और सोसाइटी के ही कुछ नए रहने आए लोग उनके यहाँ खाने पर रुके थे। खाने का इंतजाम नीचे पैसेज में ही किया गया था। बिल्डिंग के कैंपस में एक छोटा सा स्टेज बनवाया गया था, बांस और तिरपाल का। सामने 30-32 कुर्सियाँ बिछी थी, जिनमें से लगभग सभी भरी हुई थी। एक ऊंचे खंभे पर हैलोजन की लाइट लगी थी। उसकी तेज पीली रोशनी कुर्सियों पर फैल रही थी, लेकिन एक तरफ के कोने में घना अंधेरा था। मेरा नाम प्रथमेश राणे है, मैं पेशे से वकील हूँ। वही उस बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर मेरा फ्लैट भी था, फ्लैट नंबर 304। मैं उस वक्त स्टेज के पास ही खड़ा था। वही सामने बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की गपशप चल रही थी और विषय था सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन और वॉचमैन का। अब वहाँ की असली स्थिति यह थी कि बिल्डिंग के एक तरफ होने की वजह से लोगों को वहाँ कमरे बहुत सस्ते ही मिल गए थे, और दूसरी बात यह भी थी कि बिल्डिंग के पास ही जंगल था। सुनसान जगह होने के कारण वॉचमैन नहीं मिल रहा था। रात को अकेले वहाँ बैठने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। वॉचमैन तो दूर, वहाँ रात होते ही इतना सन्नाटा छा जाता था कि लोग रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। खैर 10 बजे डिनर हुआ, उसके बाद भी बातचीत चलती रही। नए नए मुद्दे। लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि सोसाइटी बहुत ही डरावनी लगती है, इतनी शांत हो जाती है कि रात को बाहर से जरा भी आवाज़ आए तो डर सा लगने लगता है। और उस वक्त रात के 11 बज चले थे। तभी हैलोजन लाइट ने अपनी आखिरी सांस ली और पूरा कैंपस अंधेरे में डूब गया। हैलोजन लाइट के बुझने से एक पल के लिए कैंपस में पूरी तरह से शांति छा गई। वहां खड़े सब लोग थोड़े सकपका गए थे। फिर एक एक करके आवाज आई, अरे क्या हुआ? ओहो, लाइट गई क्या? किसी ने तब मोबाइल की टॉर्च जलाई। फिर दूसरे ने फिर से हंसी मजाक शुरू कर दिया। तभी किसी ने कहा कि लाइट जल गई है। लोग एक दूसरे से फिर से बातें करने लगे, लेकिन तभी कोई औरत चीखती हुई दौड़ कर आई। क्या हुआ ये तो समझने में थोड़ा वक्त लगा। बाकी लोग और वहां मौजूद औरतें भी डर गई। एक औरत टॉर्च की रोशनी में आई और डर के मारे थर थर कांपते हुए कहने लगी, वो औरत नहीं है, वो औरत नहीं है। हम में से किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। कुछ लोगों ने उसे शांत कराया, एक कुर्सी पर बिठाया, और तब पता चला कि उसका नाम सुनीता था। खाना खाने के बाद वो वहीं एक तरफ टहल रही थी। हैलोजन लाइट के नीचे वाले उस गहरे अंधेरे में कुर्सी की आखिरी लाइन के बाद जो थोड़ी सी जगह खाली थी, सुनीता उसी जगह पर टहल रही थी। असल में तब वो अकेली नहीं थी, वो और उनके पति दोनों एक साथ टहल रहे थे। पर उनके पति कुछ ही देर बाद हमारे पास आ गए थे और बातों में लग गए थे। टहलते हुए वो थोड़ी थक गई थी तो वहीं पास की ही कुर्सी पर बैठ गई। उसके बगल वाली कुर्सियां खाली थी। उसके आगे की भी 4 कुर्सियां और खाली थी। बाकी सब आगे एक साथ खड़े थे। अंधेरे में सुनीता शायद बोर हो रही थी और इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे महसूस हुआ कि कुर्सी के पास हल्की सी हलचल हुई है। उन्होंने आंखें खोली। अंधेरा तो था, पर उनकी दाईं तरफ 4 कुर्सियां छोड़कर कोई बैठा हुआ था। शायद कोई औरत थी। सिर पर घूंघट और पुरानी साड़ी पहनी थी,
पर साड़ी का रंग अंधेरे में पता नहीं चल रहा था। उसने पहले तो नज़रअंदाज किया, पर उससे रहा नहीं गया। और फिर उसका उस औरत की तरफ ध्यान गया। वो बिल्कुल सुध-बुध खोकर स्थिर बैठी थी, गर्दन नीचे झुकी हुई। सुनीता को लगा कि शायद अपनी सोसाइटी की ही कोई होगी। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहाँ कुछ तो गलत था। वो औरत हिल ही नहीं रही थी, सांस भी ले रही है या नहीं पता नहीं चल रहा था। बस बैठी थी किसी पुतले की तरह। सुनीता ने नज़र घुमाई, सामने देखा, फिर मुड़कर पीछे देखा, और तब उसे दिखा उस औरत का हाथ। उसका हाथ धीरे धीरे आगे आ रहा था, कुर्सी के आर्म रेस्ट पर रखा हुआ हाथ, और वो धीरे धीरे सरक रहा था सुनीता की तरफ। एक कुर्सी, दो कुर्सी, तीसरी कुर्सी। पहले तो उसे लगा कि उसे कुछ वहम हो रहा है, फिर एकदम से बर्फ जैसा ठंडा कुछ सुनीता ताई की कलाई को छुआ। उसने नीचे देखा तो उस औरत का हाथ उनके हाथ पर रखा था, लेकिन वो औरत तो 4 कुर्सियां दूर बैठी थी। हाथ को वहां तक पहुंचना नामुमकिन ही नहीं था, पर हाथ वहां था, असली था, बर्फ जैसा ठंडा। और उसकी त्वचा का जो एहसास हो रहा था वो बहुत ही अजीब था। तभी उन्होंने उसका चेहरा देखा, पूरा काला चेहरा, आंखों में जैसे सफ़ेद रंग भर दिया गया हो, गर्दन नीचे झुकी हुई थी, फिर भी उसका चेहरा उनकी तरफ मुड़ा हुआ था। और उसी पर लाइट चली गई। सुनीता लड़खड़ाते हुए उठी। वो पागलों की तरह दौड़ी, कुर्सियां पलटते हुए अंधेरे में लड़खड़ाते हुए स्टेज की तरफ भागी। तब उनकी चीख पूरे कैंपस में गूंज उठी थी। वो बार बार चिल्ला रही थी, वो औरत असली नहीं है, वो असली नहीं है, वो कोई औरत नहीं है। सोसाइटी वाले घबरा गए थे। कोई पानी ले आया, किसी ने उन्हें पकड़ा, पर वो रुक नहीं रही थी। वो वही बात बार बार दोहरा रही थी कि वो औरत नहीं है, वो कोई औरत हो ही नहीं सकती, वो कोई और ही है। उन्हें शांत किया गया, पानी पिलाया गया। फिर सब शांत होने के बाद उन्होंने पूरी बात बताई। 8-10 लोग मोबाइल टॉर्च लेकर उन पीछे की कुर्सियों की तरफ चले गए, पर कुर्सियां तो खाली थी। चारों तरफ तलाश की गई। बिल्डिंग का गेट भी बंद था, और ऐसे में अंदर कौन आएगा। बिल्डिंग के हर परिवार से पूछा गया, क्या कोई घूंघट डालकर यहाँ पर आया था, क्या कोई वहाँ पर बैठा था, पर सबका जवाब नहीं था। अगले 2 दिन तक छानबीन चलती रही, सबसे पूछताछ की गई, पर किसी के भी रिश्तेदार या पहचान वालों में वैसी कोई औरत थी ही नहीं। और उस रात के बाद सबके मन में एक थोड़ा सा डर बैठ गया। उसके अगली सुबह मैंने एक काम किया। उस दिन सुबह मेरी जल्दी आंख खुल गई थी। सूरज अभी अभी निकला ही था और धुंध अभी पूरी तरह से छट भी नहीं पाई थी। और तब मैं उठकर अकेले ही बिल्डिंग के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। वह एक बरगद का बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था। उसकी टहनियाँ इतनी फैली हुई थी कि उनके नीचे जैसे एक अलग ही दुनिया बसी थी। सुबह की थोड़ी धूप फैली थी, पर वहाँ पर गहरा और अंधेरा साया था, ठंडी, गीली और दम घोटने वाली छाव। मैंने पेड़ के नीचे देखा। उसकी जड़ों के पास में मिट्टी में कुछ था, 7 छोटे छोटे ढेर जो मिट्टी से बाहर निकले हुए थे। कुछ उभरा सा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ दफनाया हो और अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। मैं घुटनों के बल बैठ गया। हाथ से पहले ढेर को धीरे से कुरेदा, मिट्टी हटाई तो अंदर से एक मूर्ति निकली। वो मूर्ति काले पत्थर की थी, इंसान के आकार की, पर उसका कोई चेहरा नहीं था। जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहाँ से वो एकदम सपाट और चिकनी थी, और वो उल्टी गाड़ी गई थी। मतलब सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर, मुंह जमीन की तरफ था। मैंने वो मूर्ति हाथ में ली। वो बर्फ जैसी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि गर्मी की सुबह में भी ऐसा लग रहा था जैसे मैंने मिट्टी नहीं बल्कि हाथ में बर्फ पकड़ ली हो। फिर मैंने बगल वाला दूसरा ढेर खोला। वैसे ही मूर्ति निकली, उल्टी और मुंह नीचे की तरफ। फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं।
सातों मूर्तियां वैसे ही थे, एक ही सांचे की, एक ही पत्थर की और एक ही तरीके से गाड़ी गई थी, जैसे किसी ने बड़े सुकून और सोच समझकर एक एक करके उन्हें गाड़ा था। मैं वहां से खड़ा हुआ और उन सातों मूर्तियों को जमीन पर रख दिया और सोचने लगा कि आखिर ये क्या है, कोई मंदिर है या कुछ और। उन सातों मूर्तियों के चेहरे क्यों नहीं है, पर उनकी दिशा एक ही थी, वो उल्टी गाड़ी गई थी, यानी कि उनका भले ही चेहरा ना हो लेकिन नीचे की तरफ ही था, जमीन में धंसा हुआ, मानो वो ऊपर ना देख सके। पर तभी मुझे एक और चीज दिखी। बरगद के तने में एक टीन की पुरानी तख्ती लगी थी, काली तख्ती, और वक्त के साथ साथ थोड़ी खराब भी हो गई थी। उस पर गहराई से कुरेद कर लिखा गया था, यहाँ रुकना मत। बस इतना ही, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा था। किसने लिखा था, कब लिखा था, ये भी नहीं पता, और किसके लिए लिखा था ये भी नहीं पता। बस एक सीधा, ठंडा और बेजान सा जुमला कि यहाँ रुकना मत। मुझे तो वो बड़ा ही अजीब लगा। मैं तुरंत उठकर वहां से बिल्डिंग की तरफ निकल गया। फिर से कुछ कहने का सवाल ही नहीं था। सब वहां पर नए थे और तब तक वहां किसी से भी मेरी इतनी जान पहचान भी नहीं हुई थी। पर कुछ ही दिनों में एक और वाक्य मेरे कानों में पड़ा। वो वाक्य ऐसा था, रात के 12 बजने वाले थे। राजेश महात्रे अपना रिक्शा लेकर सोसाइटी की तरफ आ रहा था। उसे आराम से गाड़ी चलाने की आदत थी। वो कभी जल्दबाजी नहीं करता था और इसलिए वो हमेशा की तरह धीरे धीरे ही रिक्शा चला रहा था। इंजन की आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। सड़क खाली थी और दोनों तरफ पेड़ों के साए थे। माथेरन की तरफ जाने वाले जंगल की शुरुआत यहीं से होती थी। राजेश ठाणे से अभी अभी यहाँ पर आया था। वो नया इलाका था, सड़कें नई थी और मोड़ भी नए थे, पर धीरे धीरे आदत हो रही थी। उस रात आखिरी सवारी छोड़कर वो घर की तरफ ही जा रहा था। आखिरी सवारी एक बूढ़ी औरत की थी और वो भी कलवा फाटक तक। वो उतर गई थी, पैसे दिए और चली गई। उसके बाद उसका रिक्शा खाली था। राजेश को पता था कि रिक्शा खाली है, पिछली सीट पर कोई नहीं है। उसने खुद देखा था। अकेले रिक्शा चलाते वक्त इंसान ऐसा ही करता है, निकलते वक्त एक नज़र पीछे पलटकर जरूर देखता है। उसका रिक्शा भी खाली था। वो बिल्डिंग की तरफ मुड़ा। सड़क पर एक दाहिना मोड़ था और उसके बाद सीधा गेट दिख जाता था। उसने मोड़ लिया। हेडलाइट की रोशनी में गेट दिखा और तब उसकी रिक्शा की स्पीड अपने आप कम हो गई। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, हाँ भैया, यहीं रुकिए। एक औरत की आवाज़, बिल्कुल पास से, एकदम सहज, जैसे कोई कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, अरे जरा रुको, यहीं उतरना है मुझे। राजेश ने ब्रेक मारा था या गाड़ी अपने आप ही रुक गई थी, उसे याद नहीं, पर रिक्शा रुक गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट तो खाली थी, एकदम खाली। राजेश कुछ पल वैसे ही बैठा रहा। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। नींद आ गई होगी, शायद वहम हुआ होगा, या फिर शायद लंबे सफ़र से थकान हुई होगी। पर वो आवाज़ एकदम असली थी। उसने 10 साल रिक्शा चलाया था। उसे पता था कि वहम कैसा होता है। वहम धुंध जैसा होता है, धुंधला सा, जिसका कोई सिरा ना हो। पर यह आवाज़ वैसी नहीं थी। यह आवाज़ एकदम साफ सुनाई दी थी। उस आवाज़ में एक खास लहजा था, जैसे कोई जान पहचानने वाले से बात कर रहा हो। राजेश ने फिर एक बार पीछे देखा। रिक्शे का पिछला हिस्सा खाली था, इंजन चालू था और हेडलाइट सड़क पर थी। उसने जल्दी से रिक्शा आगे भगा दी, गेट खोला और अंदर आ गया और जल्दी से अपनी पास की चाबी से दरवाज़ा खोला। पत्नी सो रही थी, बेटी भी सो रही थी। उसने पानी पिया और बिस्तर पर बैठ गया। पर उसे उस रात नींद नहीं आई। रात भर उसके दिमाग में वही आवाज़ गूंजती रही, हाँ भैया,
बस यहीं रुकी है। अगले दिन राजेश थोड़ा थका हुआ लग रहा था। तीसरे दिन उसे बुखार चढ़ गया, बदन टूट रहा था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। उसे खुद पता था कितने सालों में कभी उसे ऐसा अचानक बुखार नहीं आया था। पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ है, कहीं चोट लग गई है क्या, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं हुआ। और उसने उस रात के बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। पर तीसरी रात जब बुखार नहीं उतरा तब उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। वो बस सुनती रह गई। रात के 12 बज चुके थे और उनका घर जंगल की तरफ मुंह किए हुआ था। राजेश की पत्नी ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और अगले दिन ये खबर पूरी बिल्डिंग में फैल गई। यहाँ आने के बाद ये दूसरी घटना थी। पहला किस्सा वो घूंघट वाली औरत का। तब लोगों ने मन में ये सोचा था कि वो घटना वहम होगी, सुनीता को कुछ वहम हुआ होगा। अंधेरे में ऐसे ही वहम हो जाते हैं। लेकिन अब ये दूसरा किस्सा था और राजेश को सब जानते थे। वो शांत रहने वाला इंसान था। अगर उसने कुछ बताया है मतलब उस रात जरूर कुछ हुआ होगा। उसके बाद और भी लोगों ने अपने अपने कुछ अजीब से अनुभव बताने शुरू किए। किसी ने बताया कि रात बेरात उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने की या फिर नीचे चलने की आवाज़ें आती हैं, पर उठकर देखो तो कुछ नहीं होता, सब शांत रहता है। कभी रात को जंगल से सीटियाँ सुनाई देती है तो कभी कुछ। और उस दिन के बाद बिल्डिंग की जो खिड़कियाँ जो जंगल की तरफ खुलती थी वो भी रात को बंद होने लगी। उन पर पर्दे चढ़ाए गए। रात को सबका टहलना बंद हो गया, छत पर जाना बंद हो गया। लोग घरों में दुबकने लगे, दरवाजे जल्दी बंद होने लगे। पर उसमें भी एक अजीब चीज हुई थी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि वो औरत कौन थी और वो बिल्डिंग के पास क्या कर रही थी। आखिरकार एक दिन मैंने बिल्डर को फ़ोन किया, उसे यहाँ पर हो रही घटनाओं के बारे में बताया। मैंने उसे उस जगह के बारे में भी बताया जहाँ मुझे वो 7 पत्थर मिले थे और जहाँ लिखा था कि यहाँ मत रुकना। पर बिल्डर कुछ नहीं बोला, उससे बस अंधविश्वास कहकर टालता रहा। अब मैं भी ऐसी चीज़ें पहली बार देख रहा था या सुन रहा था, इसलिए इस पर क्या करूं कुछ पता नहीं था। पर काम की भागदौड़ में एक एक दिन बीतता चला गया। ऐसे ही एक रात में देर से घर आया। वकालत का काम निपटाकर फाइलें गाड़ी में रखकर मैं बिल्डिंग के गेट के अंदर घुसा। गेट पार करते वक्त मैं एक पल के लिए रुका। मैंने जंगल की तरफ देखा। वही बरगद का पेड़ था, उसके नीचे अंधेरा था, बाकी कुछ नहीं था। मैं वहां से नजरें हटाकर तीसरी मंजिल पर गया। घंटी बजाई लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने फिर से बेल बजाई, फिर भी सन्नाटा। लगा कि पत्नी सो गई होगी या फिर थक गई होगी। मैंने जेब से चाबी निकाली, दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। हॉल खाली था, किचन में अंधेरा था, बेडरूम का दरवाज़ा आधा बंद था और अंदर से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, मतलब बेडरूम की लाइट चालू थी। लगा कि पत्नी जाग रही है, शायद मेरी आवाज़ नहीं आई होगी, इसलिए मैंने जो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था उसे पूरा खोल दिया। मेरी पत्नी साहिली वो खिड़की के सामने खड़ी थी और खिड़की पूरी तरह से खुली थी। साहिली तब बाहर देख रही थी, नीचे बिल्डिंग के कैंपस की तरफ या फिर जंगल की दिशा में, यह नहीं पता, पर उसका ध्यान कहीं दूर था। मैं थोड़ा आगे आ गया। मुझे दिखा कि वो सिर्फ बाहर नहीं देख रही थी बल्कि वो हंस भी रही थी। उसकी वो हंसी अलग थी। अब इतने सालों में मैंने अपनी पत्नी को कई बार हंसते देखा था, खुशी में, मजाक में, कभी शर्माते हुए, पर यह हंसी वैसी नहीं थी। यह हंसी ऐसी थी जैसे कोई इंसान किसी पुराने दोस्त से बात करते हुए हंसता है। जान पहचानने वाली हंसी, अपनेपन वाली हंसी, अंदरूनी हंसी। पर उस पल उसकी हंसी बेजान थी। वो हम इंसानों की तरह जिंदा नहीं थे, पर वो ऐसी थी जैसे वो किसी से बात कर रही हो। नीचे कोई था, नीचे अंधेरे में। मैंने उसे आवाज दी, साहिली, मगर वो फिर भी हंसती रही।
या फिर मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। साहिली। फिर से कोई जवाब नहीं, जैसे वो वहां पर थे ही नहीं। अरे किससे बात कर रही हो? क्या देख रही हो नीचे? कल तो तुम खिड़की के पास जाने से भी डर रही थी। तभी मैं उसके पास चला गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। वह हंसते हंसते अचानक रुक गई। उस पल मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई थी। पूरी सफेद नहीं थी, पर थोड़ी थी, जैसे कोई बहुत गहरी नींद में अपनी आंखें खोलता है। वो देख तो रही थी, पर वो नजर जिंदा नहीं थी। मैं धीरे से एकदम पीछे हटा। साहिली, तेरी आंखों को क्या हो गया? और वो जोर से चिल्लाई। चुप बैठ। वो आवाज उसके नहीं थी, उसमें कुछ तो गायब था जो हमेशा होता है। वो पहचान, वो अपनापन, कुछ नहीं था। चुप बैठ, यहाँ पर आवाज नहीं करना। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, पैर लड़खड़ाए। मैं कुछ नहीं बोला। दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा धीरे से बाहर से बंद कर दिया। हॉल में आया और वहीं पर बैठ गया। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने मोबाइल निकाला, तब भी मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने झट से एक पड़ोसी को फ़ोन किया और उन्हें कहा, जरा मेरे घर आइए प्लीज़, साहिली को देखिए, उससे कुछ हो रहा है। और वो लोग बस 3 मिनट में वहाँ पर आ गए। वो 3-4 लोग थे और वो एक साथ ही आए थे। सबने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। देखा तो साहिली बेड पर सो रही थी, आराम से चादर ओढ़कर। तकिया भी ठीक था। अब वो गहरी नींद में लग रही थी और तब खिड़की भी बंद थी। बेडरूम का दरवाज़ा खुला रखकर हम चारों लोग वहीं हॉल में बैठे रहे। करीबन 30 मिनट तक साहिली की कोई हलचल नहीं हुई और तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या देखा था। आखिरकार वो लोग भी चले गए। वे वहीं हॉल में सो गया। सुबह मैंने साहिली से पूछा भी, तब वह बोली कि मैं तो रात को 9:30 बजे ही खाना खाकर सो गई थी। रात को तो मैं उठी ही नहीं। मैंने उससे बताया भी कि तुम रात को खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी, किसी से बातें कर रही थी, हंस भी रही थी। तब उसने कहा कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी आंखें ऊपर चढ़ गई थी। तब उसने पूछा, क्या मेरी आंखों को ऐसा हुआ था? फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि साहिली के चेहरे पर मैंने फिक्र देखी थी, असली फिक्र। वो झूठ नहीं बोल रही थी। उसे सचमुच कुछ भी याद नहीं था कि रात को क्या हुआ था। उसे कुछ पता नहीं था और मैं भी नहीं चाहता था कि मैं उससे ज़्यादा कुछ बताऊं और वो डर जाए। इसलिए मैंने उस बात को ही जाने दिया। और तब मैं सोचने लगा कि रात को खिड़की के पास जो खड़ी थी वो कौन थी? थी तो साहिली, पर अंदर कौन था? और नीचे अंधेरे में वो किसके साथ बात कर रही थी? उस दिन शाम को मैं बिल्डिंग के पीछे गया। बरगद के पेड़ के पास जाकर मैं दूर खड़ा रहा। मैंने उस तख्ती को देखा। वो अभी भी वैसे ही थे। यहाँ रुकना मत। अक्षर पुराने थे, पर गहराई से कुरेदे हुए थे, जैसे किसी ने बड़ी मेहनत से, बड़े पक्के इरादे से उसे कुरेदा हो। किसने कुरेदा, क्यों कुरेदा और किसके लिए? मैं सीधा उधर देखते हुए खड़ा रहा। मिट्टी से निकाले हुए वो पत्थर वैसे ही रखे थे। फिर एक बार मैंने जंगल की तरफ देखा। जंगल शांत था, आसपास सब शांत था, लेकिन मेरा मन वो शांत नहीं था। ना जाने मन में क्या क्या सवाल उठ रहे थे। लेकिन इस सब में सबसे डरावना हिस्सा अब था। हमारे यहाँ बार बार अजीब घटनाएं हो रही थी, इसलिए आखिरकार हमने सोसाइटी में वॉचमैन रखने का फैसला कर लिया। उसके लिए एक केबिन भी बनवा लिया ताकि उसे जंगली जानवरों का डर ना लगे। वॉचमैन को वहाँ आए हुए लगभग 15-20 दिन ही हुए थे। वो फरवरी का महीना था। 11 फरवरी की रात के शायद 12:30 बजे रहे थे। अगले दिन रविवार था, इसलिए सोसाइटी के लोग जमा हुए थे। और वो दिन मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि अगले दिन मेरा जन्मदिन था।
हम कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, कल का प्लान बना रहे थे, और कुछ देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। बिल्डिंग हमेशा की तरह शांत हो गई, लेकिन मैं और 3-4 लोग वहीं नीचे रुके हुए थे। अब वॉचमैन था तो डरने की कोई बात नहीं थी। हमारे बीच वो रिक्शा वाला भी था जो अचानक बीमार पड़ गया था, पर अब वो ठीक था। हमने यूं ही सोचा कि नया वॉचमैन आया है, चलो उसे देखते हैं, देखे तो सही कि नया आदमी है और वो कैसे काम करता है। हमने कैंपस का एक चक्कर लगा दिया। हम पांचों बिल्डिंग के कैंपस में घूमे और फिर पीछे की तरफ गए। वहाँ का गेट चेक किया, बिल्डिंग का पिछला हिस्सा चेक किया, फिर वॉचमैन के केबिन के पास चले गए। केबिन बिल्डिंग के मेन गेट के पास था, छोटा सा लोहे का बना हुआ। उसके अंदर एक कुर्सी, एक छोटी मेज और एक टॉर्च थी। वॉचमैन अंदर ही था। वो कोई 50 साल का आदमी था, सांवले से बदन पर नीली पुरानी यूनिफॉर्म और मोटा स्वेटर पहने। वो अंदर कुर्सी पर ही बैठा था और उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। हमें वहां जाते ही किसी चीज की स्मेल आ गई, शायद शराब की। मैंने गुस्से से उसे बाहर बुलाया, वॉचमैन बाहर आओ। वो आदमी उठा, थोड़ा लड़खड़ाते हुए उठा और वैसे ही बाहर आकर खड़ा हो गया। ये क्या है, तुम ड्यूटी पर शराब पीते हो? मैं झल्लाया और वह आदमी सिर नीचे झुकाकर खड़ा रहा। तभी दूसरा आदमी बोला, अरे वॉचमैन शराब पीता है, इसका क्या मतलब है? तुम्हारे सुपरवाइजर को पता है क्या? और तब वो बोला, नहीं साहब। तब कोई और बोला, बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो इस बारे में? तब उसने धीमे से कहा, साहब पीनी पड़ती है। मैं फिर से झल्लाया, घर वालों ने छोड़ दिया है, बीवी छोड़कर चली गई। नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वॉचमैन चुप रहा। अबे जल्दी बोल, नहीं तो अभी के अभी यहां से निकल जा। और फिर उसने सामने इशारा करते हुए कहा, साहब वो पेड़ है ना बरगद का, वो उसके पीछे। वो फिर से चुप हो गया। पीछे क्या? उसके पीछे उधर एक औरत खड़ी होती है। उस बात को सुनकर हम एक दूसरे को देखने लगे। औरत? कौन औरत? पता नहीं साहब, पर वो होती है रात को, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। ठीक है, लेकिन वो औरत करती क्या है? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं करती, बस मेरी तरफ देखती है और हंसती है। तब मैंने राजेश की तरफ देखा। देखती रहती है का क्या मतलब? क्या वो तुम्हारे सामने आती है? नहीं नहीं साहब, दूर ही रहती है, उस पेड़ के पार, जंगल की तरफ। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वो बस मेरी तरफ देखती है। अरे इसका मतलब क्या है भाई? इसमें डरने वाली बात ही क्या है? वॉचमैन फिर रुका और फिर बोला, उसकी पीठ मेरी तरफ होती है। हम पांचों एकदम शांत हो गए। क्या मतलब? तब वॉचमैन ने अपनी थूक निगली और एक सांस लेते हुए कहा, साहब वो जंगल की तरफ मुंह करके खड़ी होती है, मतलब उसकी पीठ मेरी तरफ होती है, पर वो मेरी तरफ देखती भी है और हंसती है। एक पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। मुंह जंगल की तरफ है तो वो तुम्हारी तरफ कैसे देखती है? वॉचमैन ने तब सिर झुकाकर कहा, गर्दन घुमाती है साहब, उसका धड़ जंगल की तरफ होता है, पर गर्दन मेरी तरफ होती है। पूरी तरह से वो देखती है, हंसती है। हंसते वक्त उसकी आंखें और अजीब दांत दिखते हैं। उसके बाद हम पांचों काफी देर तक कुछ नहीं बोले।
फिर आनंद ने धीरे से पूछा, तुमने उसे टोका वोका नहीं क्या? साहब, पहली बार टोका था, पूछा था कौन हो, क्या काम है, पर वो बोलती नहीं है, बस देखती रहती है। फिर एक बार मैं थोड़ा उसके पास भी गया था, तो फिर पास गया था तो वो चली गई। मतलब मेरे वहां जाने तक तो वो वहीं थी, पर जैसे ही मैं आगे गया वो वहां नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं कि वो भाग गई थी, बस नहीं थी। और तब मैंने उससे पूछा, कितनी बार दिखी? पिछले 2 हफ्तों में 3-4 बार तो दिखी है साहब। तब मोरे बोला, हिम्मत रखनी चाहिए तुझे। अरे डर किस बात का है, देखती है तो देखने दो। वॉचमैन सिर उठाकर मोरे की तरफ देखता रहा और वो फिर बोला, साहब, इंसान पीठ पीछे खड़ा होकर कभी भी मेरी तरफ देख सकता है क्या? गर्दन कितनी घूमेगी? 90 डिग्री, 100 डिग्री, पर वो पूरी घुमा लेती है। धड़ जंगल की तरफ और चेहरा मेरी तरफ, सीधा मेरी तरफ। ऐसा कोई नहीं देखता साहब, ऐसा कोई देख ही नहीं सकता। और तब हम सब चुप हो गए, वहां से चले गए। हम सब के मन में शायद कई सवाल उठने लगे थे। वो रात मुझे आज भी याद है। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। रात के 2 बजे मुझे लगा कि खिड़की से बाहर देखूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। दिमाग में वॉचमैन की वही बात घूम रही थी। आंखें बंद करने पर भी वॉचमैन के शब्द सुनाई दे रहे थे। वो पूरी गर्दन घुमा लेती है, उसका धड़ जंगल की तरफ होता है और चेहरा मेरी तरफ, सीधा मेरी तरफ। अगले दिन मैंने बिल्डर को फोन किया, उससे मिलने का तय किया। हम वहां सारे रहने वाले इकट्ठा हो गए और सवाल एक ही था कि इस जमीन पर पहले क्या था। बहुत पूछताछ की, तब पता चला कि उस जगह पर बहुत पुराना कब्रिस्तान था। वो जमीन इतनी बंजर थी कि वहां खेती भी नहीं की जा सकती थी और इसी वजह से वो जगह कम कीमत पर खरीद कर उस पर बिल्डिंग बनाई गई थी। लेकिन बिल्डर का कहना था कि उसने उस जगह की पूजा वगैरह सब कुछ किया था, उस जगह की शांति भी करवाई थी, पर हमें जो अनुभव हुआ वो सच था। उसे सोसाइटी में रहने वाले कोई भी नकार नहीं सकते थे, मैं भी नहीं। उसके कुछ ही महीनों बाद मैंने दूसरी जगह पर रहने का इंतजाम कर लिया और उस जगह को छोड़कर दूर चला गया। फिर एक ब्रोकर के जरिए घर को साल भर बाद बेच भी दिया, पर वापस कभी उस जगह पर नहीं गया। यह था मेरा अनुभव, ये थी घटना जो हमारे साथ, हमारी सोसाइटी के कुछ लोगों के साथ हुई थी। तो आपको ये घटना कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर ये किस्सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे। मेरा नाम है राज विजया और आप सुन रहे थे कहानीकार राज विजया।